मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है। पर बड़े गजब की बात, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे संजीदा और हरफन मौला कलाकारों में से एक माने जाने वाले अभिनेता। तो आपने मेरी नज़्में यहाँ रख छोड़ी हैं, इन्हें वहाँ फेंकने वाले आप कौन होते हैं? इस खुराफात को मैं इसमें न फेंकता तो क्या अपने सर पे रखता? मेरी नज़्में किसी खोखले सर पे रखी जाएं, ये भी उनकी बेइज्जती है। हिंदी सिनेमा को नई पहचान के साथ मजबूत आधार देने वाले एक दिग्गज कलाकार, जिनके फिल्मों को आज 60 साल बाद भी सिनेमा के स्कूल के तौर पर देखा जाता है। मेरे लिए बेशक न चलो विक्रम, अपने मरे हुए पिता का ही कुछ लिहाज करो, अपनी रोती हुई बिलखती हुई माँ का ही ख्याल करो कुछ, जिसकी एक आंख पति के लिए खून रोती है, दूसरी आंख बेटे के लिए। एक ऐसे परफेक्शनिस्ट जो फिल्म अभिनेता ही नहीं बल्कि लेखक, निर्देशक और फिल्म निर्माता भी थे। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी बड़ी शख्सियत पर 2 लड़कियों को भगाने, 2 शादियों के बाद तीसरी बीवी को धोखा देने और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगे और खूब आलोचनाएं हुई। लोग थे जिनके प्यार को प्यार। क्या आप मानेंगे कि समाज और जिंदगी के गंभीर मुद्दों पर फिल्में बनाने वाले ये शख्स अपनी असल जिंदगी में इसके उलट अपनी पत्नी और प्रेमिका की लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश में रिश्तों को उलझा बैठे और एक बुरे अंत का शिकार हुए। जहाँ किसी के दुख दर्द पे 2 आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, छुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना। तो बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के वर्सेटाइल एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर गुरु दत्त की। अपने इस शो में हम गुरु दत्त की निजी ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो कि आप में से कम ही लोग जानते होंगे। गुरु दत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। उनकी मां वसंती पादुकोण थी और पिता का नाम शिवशंकर राव पादुकोण था। गुरु के बचपन में ही परिवार कलकत्ता चला गया था, जहां से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन गरीबी की वजह से वो पूरी न हो सकी। यहाँ कलकत्ता में रहते हुए उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। फिर 1942 में डांस में रुचि की वजह से वो अल्मोड़ा चले गए। गुरुदत्त वहाँ पंडित उदय शंकर के स्कूल ऑफ डांसिंग एंड कोरियोग्राफी में डांस की ट्रेनिंग लेने लगे। खबरों की माने तो उसी दौरान कंपनी की प्रमुख महिला के साथ संबंधों की ढेर सारी उड़ती खबरों की वजह से 1944 में उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साथ, हम तरस। वहाँ से कलकत्ता गए और एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कुछ दिन काम किया। फिर 1947 में उनकी मां ने उन्हें एक कंपनी सीईओ के असिस्टेंट के रूप में नौकरी दिलवाई। लेकिन यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा पहली की नौकरी में हुआ था, और कथित तौर पर एक असिस्टेंट डांसर विद्या के साथ अफेयर की वजह से गुरुदत्त ने एक बार फिर अपनी नौकरी गंवा दी। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। दावा किया जाता है कि गुरुदत्त विद्या को भगाकर साथ ले गए थे और शादी करने वाले थे, लेकिन विद्या के मंगेतर ने पुलिस कार्रवाई की धमकी दी, जिसके बाद गुरुदत्त उसे छोड़ गायब हो गए। तब जाकर मामला शांत हुआ था। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की। बताते हैं कि इसके बाद गुरुदत्त लगभग 10 महीने तक बेरोजगार रहे और मटुंगा में अपने परिवार के साथ रहने लगे। खबरों के मुताबिक इसी दौरान गुरुदत्त ने 2 बार शादी की। पहली बार विजया नाम की एक लड़की से, जिसे वो पूना से लाए थे। जब वो चली गई तो दूसरी बार अपने माता पिता के कहने पर अपने ही रिश्ते की एक भांजी सुवर्णा से, जो हैदराबाद की रहने वाली थी। लेकिन उनकी ये दोनों ही शादियां ज्यादा दिन नहीं चल पाईं। फिर गुरुदत्त ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत एक कोरियोग्राफर के रूप में की और बॉम्बे में धीरे धीरे उनका करियर आगे बढ़ने लगा।
इसी बीच उन्होंने कुछ छोटे मोटे रोल भी किए और साल 1951 में गुरुदत्त की बतौर डायरेक्टर फिल्म बाजी की शूटिंग शुरू हुई। इसके एक गाने की रिकॉर्डिंग बॉम्बे की महालक्ष्मी स्टूडियो में हो रही थी। वो गाना था तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। इसे गाने आई थी 20-21 साल की खूबसूरत हसीना गीता। ये युवती तब इतनी ऊंचाई पर बैठी थी कि गुरुदत्त जैसों की वहां तक पहुंच भी नहीं थी। गीता घोष रॉय चौधरी जमींदार परिवार से थीं, स्टार सिंगर थीं और तब तक कई भाषाओं में 500 से ज्यादा गाने गा चुकी थीं। वो भव्य लिमोजीन में घूमती थीं और उनके पीछे संगीतकारों की लाइन लगी रहती थी। इसी फिल्म से दोनों करीब आ गए। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और 3 साल के प्यार के बाद दोनों ने साल 1953 में शादी कर ली। ये शादी बंगाली रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी। गुरुदत्त और गीता दत्त के 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और नीना। शुरू में सब कुछ ख्वाब की तरह था, पर शादी के कुछ सालों बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। देख निक्की, हम आदमी हैं फक्कड़, जान देते हैं तुझ पे सो ठीक है, लेकिन एक बात सफा सफा कह देता हूँ, तुझे हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, बाप या मैं, इसी वक्त। इस मुद्दे पर काफ़ी रिसर्च के साथ अपनी किताब गुरुदत्त एन अनफिनिश्ड स्टोरी लिखने वाले यासिर उस्मान बताते हैं कि शादी के बाद गुरुदत्त ने गीता को फिल्मों में गाने से मना कर दिया और उन पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वो सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्शन की फिल्मों के लिए गाने गाएं। शादी के बाद जो गाने गीता को मिलने थे वो आशा भोसले को मिलते रहे और आशा सफल होती गईं, जबकि नंबर 1 गायिका गीता अब गुमनामी में खोने लगी। यासिर उस्मान लिखते हैं कि तब गीता गुरुदत्त के लिए एक ट्रम्प कार्ड थी जो उनकी हर फिल्म में गाने गाया करती थी और उनके उन गीतों का फिल्म के सुपरहिट होने में खास रोल होता था। लेकिन धीरे धीरे गीता दत्त अपने करियर में पति के इंटरफेयर और कंट्रोलिंग नेचर से काफ़ी परेशान रहने लगी। यासिर बताते हैं कि उस दौर में जब बाकी डायरेक्टर्स महिलाओं को घर की चहारदीवारी में दिखाती फिल्में बना रहे थे, तो गुरुदत्त अपनी फिल्मों में महिलाओं की कामकाजी मजबूत छवि पेश कर समाज को नई दिशा दे रहे थे। लेकिन ये सोच उनकी अपनी ही जिंदगी से गायब थी। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी अपने स्टारडम को त्याग दें और सिर्फ घर गृहस्थी पर ध्यान दें, जो कि उस समय की नंबर 1 स्टार सिंगर थीं। तभी इसी बीच एक और ऐसी घटना घटी जिसने आग में घी का काम किया। ये था गुरुदत्त का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इस दंपत्ति के रिश्ते के बीच एंट्री मारी थी एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने। दरअसल गुरुदत्त ने नई एक्ट्रेस वहीदा रहमान के साथ 4 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये फिल्में थीं सीआईडी, प्यासा, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम। वहीदा रहमान को मुंबई लाने वाले गुरुदत्त ही थे। इससे पहले वो तमिल तेलुगु फिल्मों में काम किया करती थीं। फिर तो गुरुदत्त एक के बाद एक वहीदा रहमान के साथ कई फिल्में बनाने लगे और दोनों के प्यार के किस्से भी फिल्मी गॉसिप मैगजीन की सुर्खियां बटोरने लगे। जाहिर है इस खबर से जैसे गीता दत्त की जिंदगी में भूचाल आ गया। गीता दत्त जब भी इस पर सवाल पूछती तो गुरुदत्त का पारा चढ़ जाता और बातचीत लड़ाई में तब्दील हो जाती। वहीदा रहमान को लेकर गुरुदत्त और गीता दत्त में आए दिन झगड़े होने लगे। साल 1957 में गुरुदत्त और गीता दत्त की शादीशुदा जिंदगी की दरार खाई में बदल गई, जिसे कभी पाटा नहीं जा सका और दोनों अलग अलग रहने लगे। फिल्म प्यासा तक बात ज्यादा बिगड़ गई थी और गीता तीनों बच्चों को लेकर मायके चली गईं। इसी बीच गुरुदत्त ने फिल्म बनाई कागज के फूल, जिसकी कहानी काफी हद तक गुरुदत्त, गीता दत्त और वहीदा रहमान की दास्तान थी। लेकिन गुरुदत्त ने इसको इस अंदाज में पेश किया कि फिल्म में अलग हुई अमीर पत्नी को वैम्प के तौर पर दिखाया गया, जो पति को अपनी बच्ची से मिलने नहीं देती। अगर तुम्हारे माँ बाप अलग रहते हैं तो मेरा नहीं, तुम्हारी माँ का कसूर है। मेरी मम्मी को बुरा भला कहने वाली तुम कौन होती हो? हमारे घर में जो कुछ भी हो हमारे घर की बात है, पराई जिंदगी में दखल देगा तुम्हें क्या हक है? जाहिर है इससे बाहरी दुनिया को जहां इनके रिश्तों पर गॉसिप करने का मौका मिल गया, तो दूसरी तरफ गीता का भी पेशेंस जवाब दे गया। पति का घर छोड़ने के बाद गीता काफी उदास रहने लगी थी। 3 बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से गुरुदत्त अपने बच्चों से मिलने के नाम पर भी गीता के घर जाते और दोनों में खूब झगड़ा होता। गीता इन सब सिचुएशन से डील नहीं कर पा रही थी और इसका असर उनके काम पर भी पड़ने लगा था। वो रिकॉर्डिंग पर लेट पहुंचने लगी थीं, हमेशा खोई खोई सी रहने लगीं और गम भुलाने के लिए शराब का सहारा भी लेने लगीं।
संगीतकार भी उनके लेट आने से परेशान होने लगे और धीरे धीरे उनसे मुंह मोड़ने लगे। उधर गुरुदत्त वहीदा को लेकर इतने पजेसिव हो गए थे कि उनके फिल्में करने को लेकर भी डिसीजन लेने लगे थे। वो किस डायरेक्टर की फिल्में करेंगी, किसकी नहीं करेंगी, उनका स्केड्यूल और उनकी शूटिंग, आउटडोर टूर, सब कुछ। वहीदा को अब इस हद तक दखल अंदाजी और पाबंदियों से दिक्कत होने लगी और वो गुरुदत्त से कटने लगी। झगड़े शुरू हुए और धीरे धीरे वहीदा रहमान ने भी गुरुदत्त से दूरियां बनानी शुरू कर दी। बताते हैं कि गुरुदत्त को प्रेमिका का ये नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अब वो शराब और सिगरेट में खुद को डुबोने लगे थे। पहले पत्नी और बाद में प्रेमिका की जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले गुरुदत्त अब खुद की जिंदगी से ही कंट्रोल खोने लगे थे। पत्नी छोड़कर जा चुकी थी, बच्चे दूर हो गए थे और प्रेमिका ने भी साथ छोड़ दिया था। अब कुछ गुरुदत्त के पास था तो शराब और नींद की गोलियां। कि मैं घबरा के पी गया। अब बताते हैं उनकी मौत के एक रात पहले की कहानी, जिसका जिक्र उनके दोस्त और उनकी ज्यादातर फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में किया था। अबरार अलवी के मुताबिक 9 अक्टूबर 1964 को जब वो गुरुदत्त से मिलने गए तो वो शराब पी रहे थे। इसी बीच उनकी गीता दत्त से फ़ोन पर लड़ाई भी हो चुकी थी। वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता उसे उनके पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि एक तो गुरुदत्त नशे में थे और दूसरा ये कि काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर गुरुदत्त ने पत्नी को अल्टीमेटम दिया कि अगर बेटी को नहीं भेजा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये सब कुछ नशे की हालत में हुआ था। रात 1 बजे साथ खाना खाने के बाद अबरार अपने घर चले गए। दूसरे दिन दोपहर में उनके पास एक फ़ोन आया। जब वो गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो पलंग पर लेटे हुए थे। मेज़ पर गिलास रखा था जिसमें एक पिंक लिक्विड जैसा कुछ था और गुरुदत्त की सांसें थम चुकी थीं। 1964 में 39 साल की उम्र में गुरुदत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर फिल्म इंडस्ट्री में तूफान की तरह फैल गई। कहा जाता है कि उनकी इस रहस्यमयी मौत को लेकर फिल्मी गलियारों से लेकर आम लोगों में भी खूब कहानियां गढ़ी गईं और तरह तरह के कयास लगाए गए जो आज तक जारी हैं। वहीं इसके लिए कोई वहीदा रहमान को कोसता तो कोई गीता दत्त को, तो कोई कहता जैसी करनी वैसी भरनी। खैर, ये एक दुखद अंत था उस शख्स की ज़िंदगी का जो हिंदी सिनेमा का नायाब रत्न था, जिसमें असीम संभावनाएं थीं और जो भारतीय सिनेमा को असीम ऊंचाइयों पर ले जाने का मादा रखता था। लेकिन निजी ज़िंदगी में लिए गए गलत फैसलों और उससे उपजे हालातों की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया और एक साथ कई ज़िंदगियां बर्बाद हो गईं। वहीदा ने तो इन सब से आसानी से पल्ला झाड़ लिया और अपने काम में बिजी हो गईं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद गीता दत्त बुरी तरह से टूट गईं। पति की मौत, बच्चों की जिम्मेदारी और मानसिक तनाव की वजह से लड़खड़ाता कैरियर। खैर, एक वक्त ऐसा भी आया जब गीता दत्त की याददाश्त पूरी तरह से चली गई और वो अपने बच्चों को भी नहीं पहचानती थीं। आखिरकार साल 1972 में लीवर की बीमारी से जूझते हुए 41 साल की कम उम्र में ही गीता दत्त का भी दुखद निधन हो गया। याद करोगे एक दिन हमको याद कर। ये भी एक ट्रेजेडी ही थी कि इसके 10 साल बाद गीता के बड़े बेटे तरुण ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। गीता दत्त सिंगिंग की दुनिया में लता मंगेशकर, आशा भोसले इन सबसे ज़्यादा हिट थीं, लेकिन गुरुदत्त से शादी के बाद उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई जैसे उनका सब कुछ छिन गया। नाम, शोहरत, दौलत, परिवार, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। बेशक गुरुदत्त एक महान फिल्मकार रहे हों, लेकिन वो अपनी और अपनों की ज़िंदगी की पटकथा को वो रूप न दे पाए जो होनी चाहिए थी। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल अपनी होस्ट वेदिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।